हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्मीकांत सीरीज अब सेशन नंबर 6 पर आ गया है। इन अदर वर्ड्स, ये हमारा सेकेंड सीजन का सेकेंड एपिसोड है। हाँ, अभी ये डिवीजन मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा इसीलिए कर लिया ताकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना आए। आमतौर पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने आप को फर्स्ट टाइम इस मझधार में देखते हैं तो ना बड़े घबरा जाते हैं। 2019 में जब मैंने लक्ष्मीकांत की सीरीज बनाई थी तब मैंने एक साथ 100 सेशंस निकाले थे, लेकिन अब हो क्या गया है, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। यूट्यूब पर जाते हो तो आपको हजारों टाइप के वीडियोस मिल जाते हैं और एक एवरेज एस्पिरेंट बड़ी जल्दी घबरा जाता है। उनको लगता है अगर मैंने वापस 100 सेशन निकाल दिया तो तुम देखना ही बंद कर दोगे। सो उससे अच्छा मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया इनटू व्हाट आर कॉल्ड एज सीजन्स। हमने सीजन 1 कर लिया जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स था। सीजन 2 है वो प्रीएम्बल है और उसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सीजन 2 के पहला पार्ट में कर चुका हूं, आज सेकंड पार्ट खत्म करेंगे। सो प्रीएम्बल का एक मेजर पार्ट हमने लास्ट टाइम खत्म कर दिया था। जिन लोगों ने नहीं किया उसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड। सो ये है लक्ष्मीकांत 7th एडिशन। अगर आपके पास ये 7th एडिशन नहीं भी है तो प्लीज इसके लिए टेंशन मत लेते रहना, आप 6th एडिशन से भी काम चला सकते हो। ओके, आपको उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इन एनी केस मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, इस कोड को स्कैन कर लेना। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, लक्ष्मीकांत से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तो अपने आप से भी पढ़ा सकता हूं, जो कि प्लस क्लासेस में मैं तो अपने नोट से पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पर मैं क्यों लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज लक्ष्मीकांत एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड बुक है, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। उसको खुद करोगे ना तो तुम बेहोश हो जाओगे, तो वैसा मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने इसको एक बेसिस बना दिया, एक एंकर बना दिया, जिसको फिर मैं सिंप्लीफाई करता हुआ जाऊंगा। ये बुक वैसे भी स्पेशलाइज्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उस बुक के ऊपर लिखा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम ना किताबें पढ़ते हुए आए, कहीं ना कहीं हमको वो किताबें पढ़ने की आदत होगी। तो अब तो वैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप पीडीएफ से भी कर लेते हो, एंड यूट्यूब पर भी है, वीडियोज है, पॉडकास्ट है, सो मेनी अदर वेज। लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आती है जब आप एक किताब पढ़ते हो। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, यू माइट एज वेल कीप द बुक अलोंग साइड विद दैट। हम इस बुक को 15 सीजन में डिवाइड कर देंगे। आज हमारा सेकेंड सीजन है और हर एक को 4 से 6 एपिसोड या कभी कभी कम, जैसे ये वाले में हम लोग प्रीएम्बल को 2 ही सीजन में एपिसोड में कर देंगे, काफी हो जाएगा। एक हो चुका है काफी डिटेल में, आज बाकी हो जाएगा। अगर आपने सारे सेशंस देख लिए, आई थिंक यू विल बिकम अ चैंपियन इन पॉलिटी। मेरे हिसाब से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। एक और बात जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, बात थोड़ी सी समय हो गया है, डज नॉट मीन कि हम भूल गए हैं। हम लोग लगे हुए हैं हमारे उन बच्चों के लिए जिनको की जस्टिस अभी भी मिलना बाकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं और मेरी लीगल टीम पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं और उसी तरह से अनअकैडमी आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। हम लोग आपके साथ रहेंगे टिल वी गेट जस्टिस। सो ये मैंने एनएचआरसी में पिटिशंस डाली है, कुछ पिटिशंस हाईकोर्ट्स में चली गई है और अब तो तुम्हें लेटेस्ट न्यूज भी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले लिया है। सो आई थिंक ग्रेजुअली हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि जस्टिस मिलने का चांस आएगा। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा कोड है, मैं सामने से हट जाता हूं, इस कोड को स्कैन कर लेना और आपको सिर्फ सिडलाइट कोड यूज करना है, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लोगे। याद रखना हमारे बहुत सारे नए सेशन कोर्सेज आते रहते हैं, लेकिन ये कुछ कोर्सेज के साथ साथ कुछ ऑफर्स भी आते जा रहे हैं। जैसे 12 महीने का कोर्स अभी 24,999 रुपए में। यार एक बार डिवाइड करके देखो, हर महीने का पैसा एक बार डिवाइड करके रखो, तुम्हारा बेसिक एवरेज ट्यूशन फीस होती है ना, उससे भी कम है। सो और उसमें तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्लीज यूज द कोड सिडलाइव एंड ज्वाइन दस। सो ये हमारा सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओवरऑल ये हमारा सीरीज में 6th एपिसोड है। हमने प्रीएम्बल स्टार्ट किया था, प्रस्तावना स्टार्ट किया था। मैं एक बात चाहूंगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, विच विल बी वेरी सैड कि आप रिवाइज क्यों नहीं करके आए, लेकिन आपको ये रिवाइज करना चाहिए। आपको पूरा का पूरा प्रीएम्बल मुंह जबानी याद होना चाहिए। मैंने तुम्हें कल भी बोला था, और अगर तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू स्पीक आउट द प्रीएम्बल इन वेरी फास्ट स्पीड, ताकि आपको ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए।
So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इस स्पीड पे आपको प्रीएम्बल मालूम होना चाहिए. अगर आपको मालूम ऐसे भी हो गया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आपका यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी से ही आ जाते हैं. एंड इनफैक्ट मैं चाहता हूं, और ये ऑब्वियसली मेरे हिंदी वाले दोस्तों के लिए भी है, ओके, ऑब्वियसली मैं उस स्पीड में नहीं बोल पाऊंगा, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट. मैंने मेमोराइज हिंदी में नहीं, इंग्लिश में किया हुआ है. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है, ओके, फिर मैं तुमको बोलूंगा कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाने चाहिए. एंड अगर आपको याद हो गए, आपके काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, डेट बता दो प्रीएम्बल पे क्या लिखा हुआ है, राइट. और कुछ की वर्ड्स आते हैं कि जस्टिस पहले लिखा है, लिबर्टी पहले लिखा है, इक्वालिटी पहले लिखा है, फ्रेटर्निटी पहले, फिर जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस है. और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके देखोगे तो तुमको एज इट इज समझ में आ जाएगा. सो आई जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ यस्टरडेज टॉपिक. ओके, हम लोगों ने ये प्रीएम्बल का बात किया था, हमने बोला था 26 जनवरी में. एक बार सामने से हटा देता हूं स्लाइड्स ताकि तुम लोग को एक बार ध्यान आ जाए कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन दिया था और उसी को कोइंसाइड करने के लिए 26 जनवरी 1950 को एक्चुअली कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था. आई होप तुम्हें याद होगा. ये देखो डेट यहां पर तब लिखा हुआ था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जब इंडिया 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था तो 26 जनवरी 1950 को जो लिखा हुआ था हमारे इसमें वो था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. बस 3 ही वर्ड्स लिखे थे. तो बाकी 2 वर्ड्स कहां से आ गए? इनफैक्ट 3 वर्ड्स आए, लेकिन इससे रिलेटेड जो 2 वर्ड्स आए वो आए 42nd अमेंडमेंट 1976 से, 42वें संशोधन से, जब मैडम इंदिरा गांधी की सरकार थी. तो 3 वर्ड्स डाले गए. एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर. तो हमारा हो गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और उसके साथ साथ एक वर्ड और आया, दैट इज इंटेग्रिटी. ये है ट्रैप. दिस इज द ट्रैप जिसको आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, राइट. 3 वर्ड्स आए थे प्रीएम्बल में, नॉट 2. देयर वर 3 वर्ड्स व्हिच वर एडेड बाय द प्रीएम्बल. ये इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी ये क्वेश्चन को ध्यान रखना. 3 वर्ड्स आए थे. फेमस ज्यादा ये हो गया कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डाला गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ 2 वर्ड से, देयर वर 3 वर्ड्स. सो ये कभी कभी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. तो पहला वर्ड हमारा है सॉवरेन. तो मेरे हिंदी वाले दोस्तों, मैंने तुम्हें इसलिए याद कराने को बोला था बिकॉज मेरी स्पीड में, राइट, आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन एनी ऑफ दिस पार्ट. ओके, तो सॉवरेन, वहां पर जो हिंदी इंग्लिश वर्ड का अनुवाद मैंने पिछले क्लास में किया हुआ है उसको अपने सामने रखना ताकि तुम्हें वर्ड्स को हिंदी इंग्लिश अनुवाद में प्रॉब्लम ना हो. दूसरा वर्ड इज सोशलिस्ट. ओके, पहला वर्ड इज ऑब्वियसली सॉवरेन. नाउ व्हाट इज सॉवरेन? ओके, एक्चुअली सॉवरेनिटी ना हो ना तो नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बाकी सब तो दूर की बात है. तो प्रीएम्बल में तो वर्ड होना ही जरूरी है. सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि बाबा मेरे को बाहर का कोई इन्फ्लुएंस है, मेरे देश की सरकार. तुमने ये बात बहुत बार सुना होगा, जब भी जैसे कभी कभी चाइना कुछ बोल देता है, कभी यूएसए कुछ बोल देता है, हमारे देश में कोई लॉ पास हो रहा है, यूएसए कुछ बोलने लग गया, कभी कभी अरुणाचल से रिलेटेड में चाइना कुछ बोलने लगता है. तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कई बार एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, वो बोलते हैं चाइना, यूएसए, फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा सॉवरेन प्रॉब्लम्स है, ये हमारी सॉवरेनिटी है. इस सॉवरेनिटी को तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं. तुम अपने घर को देखो, हम अपने घर को देखते हैं. उसी तरह से जब हमारे देश पर कभी युद्ध के बादल आते हैं, कभी अटैक करने की बात बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हम अपने देश की सॉवरेनिटी,
बचाने के लिए किस भी हद पर चले जाएंगे। तो हम अपनी फौज को बोल देंगे देखो 1 इंच भी हमारे देश की किसी को ना जाए। वाई? बिकॉज ये हमारी सॉवरेनिटी की बात है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी हमारे लिए कुछ कमेंट कर देगा, तुम बोलेंगे देखो जी तुम्हारा काम है, तुम यूएनओ है, तुम अपना काम करो, राइट। हमने जस्ट बिकॉज तुम्हें ज्वाइन कर लिया इसका मतलब थोड़ा ना कि हमारी सॉवरेनिटी खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा काम है हमें राय देना, हम उसे माने ना माने ये हमारे सॉवरेन राइट्स है। इसलिए बोलते कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 हुआ, 26 जनवरी 1950, देखो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद तो हुए थे लेकिन हम लोग डोमिनियन बने थे। डोमिनियन इन द सेंस कि अभी भी हमारे ऊपर गवर्नर जनरल था हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इसे क्लियरली मेंशन किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को द अपॉइंटेड डे बोला गया, उस दिन हम एक ऑटोनॉमस डोमिनियन बनेंगे। लेकिन अभी भी हमारे सर के ऊपर गवर्नर जनरल बैठे हुए थे। ही विल हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखो तो तुम्हें नोटिस और भी दिखाई देगा। यहां पर देखा, ये लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्worn in as प्रेसिडेंट, यानी कि इस दिन प्रेसिडेंट साहब आ जाना है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट हमारे हो गए। हमें अब ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं, कोई फॉरेन रूल से हमारा लेना देना नहीं। तो इन ट्रू ब्लू सेंस हम लोग एक सॉवरेन कंट्री हो गए ऑन दिस डे। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, दैट इज सॉवरेनिटी। नेक्स्ट वर्ड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट से डाला गया, वाज द वर्ड सोशलिस्ट। नाउ सोशलिस्ट में भी एक बड़ी अजीब सी बात है, क्यों? जिसे समाजवाद बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं, वो ब्रॉडली स्पीकिंग दो अलग अलग तरीके के। एक्चुअली जो ज्यादा फेमस मेथड होता है वो मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का समाजवादी मेथड होता है ना। व्हाट इज मार्क्स का सोशलिज्म? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कार्ल मार्क्स क्या बोलता था कि जितना भी रिसोर्सेज है स्टेट में, जितना भी वेल्थ है, वो सारा का सारा सरकार के पास आ जाना चाहिए, स्टेट के पास आ जाना चाहिए, और स्टेट उसको एग्जैक्टली हर सिटीजन में बराबर का बांटना चाहिए। Now, this was a very interesting concept of Marx, जिससे एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो जाए कि भाई अगर पूरे देश में 100 रुपए और 100 लोग हैं तो हर एक को 1-1 रुपया दे दो, और वो भी स्टेट कंट्रोल करेगा सारे रिसोर्सेस। दिस इज ये तो एक लेवल को सोशलिज्म मान भी जाते हो, लेकिन इसके आगे मार्क्स का एक और कॉन्सेप्ट था। मार्क्स को स्टेट से नफरत थी एक्चुअली। आफ्टर अ वाइल इसने बोला कि यार ये यहां तक तो स्टेट ने कर दिया, प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप बन जाएगा, उसके बाद हम स्टेट को ही हटा रहे उससे। मैंने कहा स्टेट को कैसे हटा रहे? तो बोला कि एक ही तरीका, ये जो स्टेट है ना ये बुर्जुआ से मिले हुए, यानी कि ये कैपिटलिस्ट से मिले हुए, तो स्टेट को वायलेंटली ओवरथ्रो करना चाहिए। रेवोल्यूशन की बात करता था वो। कार्ल मार्क्स का तो नाम ही रेवोल्यूशन से हो गया था। एज अपोज टू दैट इंडिया ने ये वाला सोशलिज्म कभी अडॉप्ट ही नहीं किया। इंडिया का कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रियम्बल याद है तो याद आ जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व एंड रिजॉल्व। वहां पे लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जा रहा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेहरू जी ने क्लियरली बोला था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जाएगा, और इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट इज गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म बोला, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम ना वायलेंट ओवरथ्रो करोगे। नो, पीसफुल मीन से भी इक्वालिटी आ सकती है, आप सबको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो यहां पर भी क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 2020 या 2021 का टेस्ट पेपर एक बार यूपीएससी का खोल के देख लो तो तुम्हें पता चलेगा। वन कॉमन फैक्टर बिटवीन मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है? उसका आंसर है दैट इज यू हैव अ कंप्लीटली स्टेटलेस एंड अ क्लासलेस सोसाइटी। लेकिन स्टेटलेस, गांधीयन कॉन्सेप्ट में स्टेटलेस का मतलब ये हो गया कि स्टेट की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा दिन आएगा जब स्वर आ जाएगा। एज अपोज टू मार्क्स जो ये नहीं बोलता था, मार्क्स कुछ और ही बोल रहा था। मार्क्स को तो रेवोल्यूशन से मतलब था, तो बोला ओवरथ्रो कर दो, ऐसा थोड़ा है। सो आइडिया क्या है? टू अचीव अ क्लासलेस सोसाइटी थ्रू पीसफुल मीन्स। ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है,
और मार्क्स का कॉन्सेप्ट है क्लासलेस सोसाइटी थ्रू अ रेवोल्यूशन। तो ये सेम नहीं है, दोनों ऐसा लगते हैं, यू नो, सोशलिज्म वर्ड, नॉट एट ऑल। इसलिए शायद वन ऑफ द रीजंस व्हाई बाबा साहेब ने कभी ये वर्ड ही नहीं यूज किया, बाबा साहेब ने कभी सोशलिस्ट वर्ड ही नहीं यूज किया था। इनफैक्ट आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये वर्ड ही क्यों यूज किया था। दिस वर्ड शुड हैव नेवर बीन यूज्ड बिकॉज इसमें देयर इज बाउंड टू बी अ कंफ्यूजन इन दिस वर्ड। अब क्वेश्चन का आंसर दो। हैज इंडिया adopted Marxist socialism, Gandhian socialism और a mix of the two? तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि हमने मार्क्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं किया सर, मार्क्स के कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट किया बट बहुत कम। जैसे हमारे यहां पर भी अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तब नेशनलाइजेशन ऑफ एसेट से माइंस को, बैंक्स को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। तो मार्क्स क्या बोलता था, स्टेट सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। हमने बोला सारे नहीं करेगा लेकिन थोड़े बहुत कर सकता है, और बाकी सब गांधीयन सोशलिज्म है। तो लक्ष्मीकांत में एक बुक में इसको बड़ा मैथमेटिकली बता दिया, मुझे पता नहीं कैसे अभी, क्योंकि यू नो 80% गांधीयन सोशलिज्म 20% मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलने को बोल सकते हो, ऐसा बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो दैट इट इज अ मिक्सचर बट प्रीडोमिनेटली इट इज गोइंग टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। तो तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा, हैज इंडिया अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म और अ मिक्स ऑफ द टू? तो तुम आंसर ऑब्वियसली दोगे मिक्स ऑफ द टू। अब इसका आंसर क्या दोगे? कैन वी कॉल आवर सोशलिज्म ब्रांड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? यस और नो, जल्दी से आंसर दो। क्या आप इंडियन सोशलिज्म को, जो इंडिया का ब्रांड है, उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोल सकते हो? बिल्कुल सही बात है। इसका ऑटोमेटिकली इसका जो रिवर्स आंसर ये हो सकता है कि हम इसको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं बोलते। बिल्कुल सही बात है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट एज मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, दिस इज आवर ओन ब्रांड, ओके, विच इज अ गुड मिक्सचर ऑफ दिस पार्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। अब ये सेक्युलर वर्ड भी बड़ा खतरनाक वर्ड है। नेहरू जी खुद ये बात बोलते थे कि अमंग्स दोज वर्ड्स जिसको सबसे कम समझा जाता है या फिर जिसको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, वो वर्ड है सेक्युलर। बिकॉज ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ सेक्युलर, ये बहुत पहले मैकियावेली नाम का एक इटालियन फिलोसोफर था, फ्लोरेंस इटली में वो था, उसने ये वर्ड स्टार्ट किया था। तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एन इंडियन कंस्ट्रक्ट एट ऑल। मैकियावेली ने जब ये वर्ड यूज किया था तो उससे बोला था स्टेट और रिलीजन, उस टाइम पर स्टेट और चर्च हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए, इसका इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अ कंप्लीट सेपरेशन इज सेक्युलरिज्म। जैसे यूएसए में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वहां पर कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन है, ऐसा इंडिया ने नहीं किया, और इसीलिए शायद बाबा साहब ने वर्ड सेक्युलर यूज ही नहीं किया। हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं वेस्टर्न ब्रांड से मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हमने ये वर्ड ही नहीं यूज किया था। तो इसको समझने के लिए आपको फिर से प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा। वहां पे लिखा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों ने सर्वधर्म संभाव, गांधीयन कॉन्सेप्ट, फिर से हम लोगों ने गांधीयन कॉन्सेप्ट को लिया ऑफ द सर्वधर्म संभाव। द स्टेट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एवरी रिलीजन। मैं ये नहीं बोलता कि वो बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस रिलीजन आपका हमारा पर्सनल मैटर होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि स्टेट को लगे कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो रहा है, मोरालिटी के खिलाफ जा रहा है, तो स्टेट कैन सर्टेनली इंटरफेयर। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, आवर ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभाव, वॉचफुल एम्बिवैलेंस। और इसीलिए बाबा साहब ने ये वर्ड ही नहीं यूज किया। ही सेड नहीं, अभी ये वर्ड यूज करोगे सारी दुनिया को लगेगा कि हमारा वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है। हमारा वेस्टर्न ब्रांड है ही नहीं, हमारा ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है। तो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड दोनों के दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। तो इससे मुझे कुछ समझ में आया क्या सर? अगर मुझे क्वेश्चन आया कि इज द प्रीएम्बल अमेंडेबल, तो आंसर क्या दोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार, ऑब्वियसली आंसर यस होगा। अभी अभी तो बोला आपने कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ, राइट? तो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ तभी तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड आया। तो
क्योंकि हो चुका है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि हो सकता है. सो इज द प्रीएम्बल अमेंडेबल? आंसर ऑब्वियसली होगा यस. फिर से इंपॉर्टेंट है कि कैन द स्टेट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स इन इंडिया? अरे इन इंडिया बोला है, यस और नो, जल्दी से आंसर दो. कैन द स्टेट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स इन इंडिया? तो आंसर ऑब्वियसली इसका होगा यस, राइट. लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता तो हमें यहां पर क्या बोलता? सर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता तो आप नो बोल देते. ठीक है, तो यहां पर है कि हमें यस बोलना है, लेकिन सर्वधर्म संभाव है. अब एक और बात है कि डज इंडिया हैव अ स्टेट रिलीजन? क्या बात करो, यस और नो? डज इंडिया हैव अ स्टेट रिलीजन? आंसर ऑब्वियसली इसका है सर नो. वी डोंट हैव अ स्टेट रिलीजन. हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया है. हमारे यहां पर थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. ओके, इजराइल जूइश स्टेट ऑफ इजराइल है. हम लोग ऐसे नहीं है. हमारे यहां पर देयर इज नो स्टेट रिलीजन. सो हमारा सेक्युलरिज्म देख रहे हो कितना अच्छा है, इन द सेंस कि हम लोग किसी भी एक रिलीजन को प्रीडोमिनेंट नहीं मानते और सर्वधर्म संभाव होता है. सो ये एक और क्वेश्चन है. अब इसी से क्वेश्चन आएगा, इज इंडिया एंटी रिलीजन? क्या हम रिलीजन से मना कर रहे हैं तुमको? सर्टनली नो. ओके, सो फिर से नो है सर. सर इंडिया इज नॉट एंटी रिलीजन ऑल्सो. हम सबको, तुम्हें जो धर्म, इनफैक्ट अगर तुम आर्टिकल 25 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन. तुम्हें जो रिलीजन करना है, फॉलो करना है, करो. सो इट इज कंप्लीट लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. देखो कितने एंगल से तुम इस बात को समझ जाओगे कि इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ. देखो अब यार कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं. अब मैं तो जो मर्जी पूछूंगा. सो व्हाट इज द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल? देखो अचानक तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा. कौन सी डेट मेंशन्ड है प्रीएम्बल पे? तो तुम्हारा प्रीएम्बल कभी यहां से पूछो, कभी वहां से पूछो, जैसे मर्जी पूछ के मैं तुम्हें रिवाइज करूंगा. द डेट विच इज मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949. बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट जो लिखी हुई है प्रीएम्बल पे वो है 26 नवंबर 1949. और व्हेन डिड इंडिया एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? सर व्हेन डिड इंडिया एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्ड समझो. अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा, बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे. ओके, अब बहुत सारे लोगों ने 26 जनवरी 1950 लिखा होगा. ऑल्दो ये लाइव नहीं है बट मुझे ऐसा पूरा यकीन है, मैं कमेंट सेक्शन देख लूंगा. लेकिन तुम्हें पूरा प्रीएम्बल याद होना चाहिए. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट एटसेट्रा 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 ऑन दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय adopt, enact and give to ourselves. So adopt word भी उसी तारीख को है, that is on 26 नवंबर 1949. गलती करना मत, इसलिए मैं बोला प्रीएम्बल याद कर लो. अब क्या आएगा? enact the constitution. अभी अभी मैंने क्या बोला सर? अभी अभी बोला on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves. तो enact के लिए भी डेट क्या है सर? वही डेट है यार. अब तुम नोटिस करते हो कि यूपीएससी एग्जाम में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते? क्योंकि उनके जो एजुकेटर्स होते हैं वो उनको ट्रैप ही नहीं बताते कि कहां पर तुमको धोखा हो सकता है, कहां तुम्हें ट्रैप हो सकता है. यू नीड अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू क्रैक दिस एग्जाम. अपने आप से नहीं होगा. अब क्या आएगा? व्हेन डिड इंडिया गेव टू आवरसेल्व्स? लो सर आपने तो वर्ड ही एज इट इज उठा लिया. बिल्कुल सही बात है. तो अब तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा सर सेम ही वर्ड है 26 नवंबर 1949. तो तुम यहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो, तुम्हें प्रीएम्बल याद होते ही तुम ये क्वेश्चन कर. अब क्या क्वेश्चन आएगा? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? लैंग्वेज देखो, कब वो फोर्स में आया राइट. कमेंसमेंट कब हुआ? तो वो डेट आ जाएगी 26 जनवरी 1950. आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं. सो 26 जनवरी 1950 को वो एनफोर्स हुआ, कमेंसमेंट हुआ. रिपब्लिक डे मनाते हैं ना उस दिन. और यह भी बात याद रखना कि ऐसा नहीं था कि 26 नवंबर 1949 को कोई भी आर्टिकल्स फोर्स में नहीं आए थे. आ गए थे थोड़े बहुत, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड 5 to 11 आ चुका था, 324 आ चुका था, प्रेसिडेंट की ओथ आ चुकी थी, वो सब हो चुका था. लेकिन
एक्चुअली ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था 26 जनवरी 1950 से। अब ध्यान से, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस? ये क्या बात हुई सर? इंट्रोड्यूस मैंने तुम्हें कल बोला था नेहरू जी की स्पीच के अनुसार। कब एनफोर्स हुआ था? सॉरी, इंट्रोड्यूस कब हुआ था सर? वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। प्लीज अंडरस्टैंड, इंट्रोड्यूस बोला है मैंने। ओके, कब नेहरू जी ने वो स्पीच दी थी? वो थी 13 दिसंबर। एक बार देख लेना कल का भी वीडियो, 13 दिसंबर 1946 को। अब वह व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास? अरे ये क्या बात हुई? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुआ था? वो पास हुआ था 22 जनवरी 1947। मैंने तुम्हें एक स्टोरी बताई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया था कि आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो। उन्होंने वादा किया था कि जी मैं तो 20 तारीख को आ जाऊंगा, बट वो आए ही नहीं। जब वो आए ही नहीं तो फिर 22 जनवरी को हमने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया इसको। किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। विच पॉलिटिकल इवेंट कोइंसाइड्स विद द डे ऑफ 26 जनवरी 1950? क्यों 26 जनवरी 1950 चूज किया? क्यों उसी दिन का इंतजार किया? सर वो इसीलिए चूज किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया गया था, और उस पॉलिटिकल इवेंट को, उस महत्व को हमने रिकॉग्नाइज किया था बिकॉज ऑफ दिस डे। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन को कोइंसाइड करने के लिए 26 जनवरी को तारीख को हमने वेट किया था। हाउ मेनी टर्म्स और वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल इन 1976? कितने टर्म्स और वर्ड्स ऐड किए गए थे टू द प्रीएम्बल इन 1976? ध्यान से आंसर देना। 1 2 3 कितने थे? सर हमें लग रहा है तो हमारे पास है सर 3 टर्म्स। 3 टर्म्स याद रखना, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे बाय द 40, ये मैं नहीं बता रहा। विच अमेंडमेंट एडेड दीज 3 वर्ड्स? लो, तुम्हारा तो पूरा टेस्ट ही हो गया। अभी तुमने बोला 3 वर्ड्स ऐड किए थे, लेकिन कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए थे? राइट, ये 3 वर्ड्स सॉरी कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए थे? सर ये था 42nd अमेंडमेंट, और ईयर तो पिछले क्वेश्चन में ही आ गया था। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। बहुत ही बढ़िया सर। अब ये कौन से 3 वर्ड्स है? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो। Which 3 terms were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? कौन से ये 3 टर्म्स ऐड किए गए थे? तो मुझे नहीं लगता तुम ये गलत कर सकोगे। सर पहला वर्ड था सोशलिस्ट। ओके, ये ऐड किया हम लोगों ने। फिर ऐड किया सर सेक्युलर, और तीसरा वर्ड था सर इंटेग्रिटी। इसको मिस मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। सो दीज वर द 3 वर्ड्स व्हिच वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। सो द नेक्स्ट 2 वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। 2 नेक्स्ट शब्द है वो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ना बहुत ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये साथ में लिखना बड़ा जरूरी है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, राइट, तुमने बहुत हम स्कूल से हम लोग को ये पढ़ते हुए आ रहे, राइट, लिंकन की लैंग्वेज, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एटसेट्रा। ये सारे का सारा वर्ड इज डेमोक्रेसी। लेकिन वो हम लोगों ने अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट भी किया। अभी हमने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ द डेट एज मेंशन्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज 18 years of age, otherwise not disqualified under any law made by the parliament, is allowed to vote। तो हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हम वोटिंग कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हम लोग डिस्क्वालिफाइड हो। तो ये हम लोग डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे देश का मुखिया है, वो एक मोनार्क नहीं होता, वो एक राजा रानी नहीं होता, वो कोई परिवार का सदस्य नहीं होता, वो कोई डायनेस्ट नहीं होता, डायनेस्टी नहीं है। ओके, जैसे किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो एक डायनेस्टी चले आ रही है, वो एक परिवार चला आ रहा है। क्वीन एलिजाबेथ के पुत्र जो है वो किंग चार्ल्स बन गए, उनके बाद उनके बेटे बन जाएंगे,
उनसे पहले क्वीन एलिजाबेथ के पिताजी थे, एंड सो ऑन एंड सो। हाउस ऑफ विंडसर चला रहे, यानी कि वो विंडसर्स के परिवार चला रहे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट किसी परिवार को रिप्रेजेंट नहीं करे, वो एक इलेक्टेड बॉडी है। हर 5 साल बाद उनका इलेक्शन होता है, और इसका मतलब है कोई भी सिटीजन अगर वो इलेक्ट हो गया तो वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को रिपब्लिक बोला जाता है। तो यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो इंडिया एक रिपब्लिक है, राइट, इसलिए हमारा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ऑल्सो रिपब्लिक को अगर हम थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, जो बाबा साहेब की तरह से समझे, तो बाबा साहेब ज्योतिबा फुले स्कूल ऑफ थॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि रिपब्लिक का और भी मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है इट इज टुवर्ड्स द पब्लिक, रेस पब्लिका, यू नो दैट्स अ वर्ड, कि हम लोग पब्लिक की तरफ है, सब कुछ सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो जाना चाहिए, लेक्स रेक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी, देखो अगर मैं सिर्फ डेमोक्रेसी बोल दूं कि जी इलेक्ट हो गए हम लोग, लेकिन हमें कोई रोकने वाला, हमें कोई टोकने वाला, हमारी लिमिट्स को, सीमा को तय करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, तो डेमोक्रेसी भी बड़ी खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए इंडिया सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं होती, वैसे तो 99.9% कंट्रीज जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करती है वो आमतौर पे रिपब्लिक भी हो जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। ओके, देयर कैन बी डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, जैसे इंग्लैंड। सो इट इज अ डेमोक्रेसी, लेकिन इट इज अ मोनार्की। हम लोग क्या है सर, हम लोग डेमोक्रेसी है, बट हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सो आइडिया यहां पर क्या है कि दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपब्लिक। यूके रिपब्लिक है, यूनाइटेड किंगडम। सर कैसी बात कर रहे हो, हद हो गई है। अभी अभी आपने बोला कि यूके रिपब्लिक नहीं है। यूके रिपब्लिक नहीं, नो सर, इट इज अ मोनार्की। इसको मोनार्की बोलते हैं, ऑलराइट। यहां का जो राजा या रानी है वो एक डायनेस्ट है, एक मोनार्क है, एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है, उनको इलेक्शन वगैरह नहीं करना पड़ता, इसलिए वहां पर जो राजा या रानी होता है उनको एनॉइंट किया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट। तो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन अ रिपब्लिक? ये डायनास्ट है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? क्वेश्चन आएगा हु इज द हेड, तो बोलना है डायनास्ट है या फिर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सर, विल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आई होप मैं तुमको यहां तक समझा पाया हूं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसके आगे आएगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स: justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief and faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। और फिर उससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आएगी। आई डोंट वांट यू टू बी कंप्रेस्ड इन बोथ सारे टॉपिक्स इन वन। आज के लिए तुम यहीं तक कॉन्सेंट्रेट करो। आज हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक रुक जाते हैं, एंड देन वील नेक्स्ट क्लास में वील फिनिश ऑफ दोस पार्ट। ऑल्सो मैं भूला नहीं हूं, जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के आपने क्वेश्चंस बोले थे, एमसीक्यूज। तो मैंने ये सोचा था कि 2 टॉपिक्स कम से कम हो जाएंगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू जस्टिफाई मेनी क्वेश्चंस टुगेदर। सो हम लोग एक लॉन्ग सेशन रख लेंगे जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और प्रीएम्बल के सारे एमसीक्यूज माय स्टाइल में एक साथ इसको समराइज करेंगे। तो नेक्स्ट में क्लास में होपफुली हम प्रीएम्बल खत्म कर देंगे, राइट। और इसमें मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। बहुत सारे लोग बोले सर जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ। अबे जल्दी पढ़ के क्या कर लोगे, ठीक से आएगा नहीं तो फेल हो जाओगे, फायदा क्या होगा? तो सब्जेक्ट तो समझ लो, जल्दी जल्दी करके क्या करने वाले हो? ओके, मंगल ग्रह यान पे बैठना है क्या? सो मेक श्योर दैट यू स्टडी प्रॉपरली, सब्जेक्ट पढ़ो और जल्दबाजी मत करो। अब्सॉर्ब द सब्जेक्ट एंड देन गेट इनटू द एग्जाम। तो आई होप आज की क्लास तुम्हें क्लियर हो गई। मैं अब थोड़ा सा इसको स्टाइल को भी चेंज कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे, जैसा अभी मैंने इस बार क्वेश्चन पूछा, टॉपिक के बीच में से क्वेश्चंस पूछने लग जाऊंगा ताकि तुमको येस नो बोलते टाइम तुमको भी ऐसा पैसिव ना लगे, तुम भी एक्टिवली स्टडी करो। इरादा किसी भी तरह से ये है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। इरादा कुछ इस तरह से कि यूट्यूब पर भी अगर तुम्हारे पास पैसे की भी प्रॉब्लम है, यूट्यूब पर बैठे बैठे अपने अपने घरों में बैठ के शांति से, सेफ्टी में, मम्मी पापा के साथ घर में अपने खाना खाते हुए, कोई टेंशन नहीं कि कहां पर बिजली है, कहां पर किराएदारी के प्रॉब्लम है, कहां पीजी की प्रॉब्लम है। घर बैठो बच्चे, अच्छे से पढ़ो,
घर पे जितनी अच्छी शांति से पढ़ाई हो सकती है वैसे दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। वी आर विद यू, डोंट वरी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।